दोस्तों, इंडियन रेलवे फ्रेट मूवमेंट में 2018 का इंडिपेंडेंस डे एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करता है। इस दिन 3,360 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी के पहले स्ट्रेच का इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रल ट्रेन अटेली इन हरियाणा टू फुलेरा इन राजस्थान के बीच नाउ ऑपरेशन 190 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर चली थी, जो 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC का हिस्सा है। दोस्तों, कलेक्टिवली डीएफसीज प्रोजेक्ट 1947 के बाद से इंडियन रेलवेज का लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरी ओर एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईडीएफसी भी बनाया जाना है, जो 1856 किलोमीटर लंबा होने वाला है। दोस्तों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कहानी 2006 में शुरू होती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि रेलवे कंजेस्टेड होने लगी है और फ्यूचर में पैसेंजर्स तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ फ्रेट और कार्गो नीड भी बढ़ेगी। इन कॉरिडोर से इंडिया के कई अनटच्ड रीजन्स में एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आना संभव हो सकेगा। इसके चलते गवर्नमेंट पिछले करीब 15 सालों से एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने की तैयारी कर रही है, जो देश के 4 मेजर शहरों को क्वाड्रिलेटरली और डायगोनली कनेक्ट करेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल की कुल लंबाई करीब 10,000 किलोमीटर होगी। इन 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और होवरा शामिल हैं। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ रीजन में ओवरऑल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रूशल है। आज दोस्तों हम इन्हीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को डिस्कस करेंगे। करेंटली 2 फ्रेट कॉरिडोर्स यानी WDFC और EDFC अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर इसके अलावा 4 और कॉरिडोर्स हैं जिनकी फंडिंग को 2018 में अप्रूवल मिल चुका है। हम सबसे पहले इस कॉरिडोर के आइडिया का इंसेप्शन समझते हैं और देखते हैं कि क्यों फ्रेट मूवमेंट के लिए एक डेडिकेटेड पाथवे की जरूरत पड़ी और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है। तेजी से आर्थिक तरक्की के लिए मॉडर्न और कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऐसा स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कैटलाइज करता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रेलवे नेशनल लाइफलाइन कहलाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन को सीमलेस बनाने का काम हमेशा से करती आई है। रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी और इसके पीछे कई डिबेट्स हैं कि कैसे कॉलोनियल पावर ने इंडिया को रेलवेज के जरिए लूटा था। कैसे ब्रिटिश राज ने रेलवेज को इंडिया के फेवर में प्रमोट जरूर किया, पर उनके इंटेंशन हमेशा से ही इंडिया के रिसोर्सेज को दूर दराज इलाकों से सी पोर्ट्स तक कैरी करने के थे। ये तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस रेलवे ने नेशन बिल्डिंग में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। करेंटली इंडियन रेलवेज सालाना करीब 1.2 बिलियन टन फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती है और अप्रोक्सीमेटली 8.4 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में रेलवेज फ्रेट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में अपना शेयर लूज कर रही है। रिपोर्टेडली 300 किलोमीटर से बियॉन्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट, जो 2008 में 52% के करीब था, 2019 में केवल 32% रह गया है। इसके लिए नंबर्स ऑफ फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड डेवलपमेंट, रोड लॉजिस्टिक्स की रैंपिंग अप, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न चेंज एक्सेट्रा। रेलवेज के साइड पर नजर डालें तो हाई टैरिफ्स, लिमिटेड कमर्शियल और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के साथ साथ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट से जूझ रही है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इसलिए बने हैं क्योंकि रेलवे फ्रेट ट्रैफिक ग्रोथ में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए इन्वेस्टमेंट इनसफिशिएंट है। इसके अलावा दिक्कत यह भी है कि फिलहाल पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स एक कॉमन नेटवर्क पर ही चलाई जाती हैं, और क्योंकि रेलवे की प्रायोरिटी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, फ्रेट ट्रेन्स की ट्रांजिट स्पीड और टाइम एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आता है। इन्हीं कैपेसिटी लॉक जैम्स को इजी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने के लिए कई इन्वेस्टमेंट ले रही है। इन्हीं इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 2006 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCI को इनकॉर्पोरेट किया गया था। प्लान ये है कि पूरे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं, जो इंडियन रेलवेज के पैसेंजर कॉरिडोर को कंजेशन से फ्री करेंगे और फ्रेट मूवमेंट को स्मूथ बनाएंगे। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जो 15 साल पहले कंसीव किए गए थे और इन्हीं के साथ एंटिसिपेट किया गया था कि रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिमांड के लिए ये क्वांटम लीप साबित होंगे। DFCs में ट्रेन की लेंथ डबल की जा सकेगी
और पंक्चुअलिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे कैपेसिटी इनहांस होगी और रेलवेज को अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। इन कॉरिडोर्स का काम जोरों से शुरू है, जबकि WDFC और EDFC के कुछ सेक्शंस ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। पूरा प्रोजेक्ट जून 2022 तक कमीशन होने की संभावना है। WDFC कॉरिडोर की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से, जो वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा और रेवरी से होते हुए उत्तर प्रदेश के दादरी में खत्म होता है। इस दौरान ये रास्ता 5 स्टेट्स यानी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी स्टेट से गुजरता है और दादरी में EDFC से ज्वाइन होता है। दोस्तों, कॉरिडोर फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, आयरन, स्टील, सीमेंट और तरह तरह की कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करेगा। इस कॉरिडोर के साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने के लिए भी प्लान्स हैं, स्पेशली कल्याण, उल्हासनगर और वाशी, बेलापुर इलाकों में। इनके अलावा वापी, गांधीधाम, जयपुर, दिल्ली NCR में भी पार्क्स बनाए जाने हैं। प्रोजेक्ट में हम देखें कि कौन क्या करेगा तो मई 2013 में L&T और जापानीज फर्म सोजित्स को WDFC की ट्विन ट्रैक लाइन डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने के लिए $100.97 मिलियन का 640 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसी कंसोर्टियम को एडिशनली $450,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो रेवाड़ी वडोदरा सेक्शन में 915 किलोमीटर लंबे रूट पर 25 किलोवाट 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिफिकेशन सप्लाई इंस्टॉल करेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में हिटाची, मित्सुई, इंडियन DFCCI और जापानीज काउंटर पार्ट्स के कॉपरेशन से प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है। इसी तरह दोस्तों, एक दूसरा कॉरिडोर जो लुधियाना पंजाब से डांकुनी वेस्ट बंगाल को लिंक करेगा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC कहलाएगा। इसकी कुल लंबाई 1856 किलोमीटर होगी, जिसमें 1409 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट होगा और 447 किलोमीटर का सिंगल ट्रैक सेगमेंट बनाया जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक का ओरिजिन और डेस्टिनेशन DFC पर नहीं होगा, जंक्शन अरेंजमेंट ऐसा प्लान किया गया है जो एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवेज कॉरिडोर से ट्रैफिक को DFC पर ट्रांसफर करेगा। दोस्तों, जो स्टेशन होंगे वो केवल कॉरिडोर के लिए होंगे, इसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। EDFC में डांकुनी, अंदाल, गोमोह, सोननगर, गंज ख्वाजा, मुगल सराई, जियोनाथपुर, चिकोई, प्रेमपुर, भावपुर, टुंडला, दाऊद खान, खुजरा, कालानौर, राजपुरा, सिरहिंद एंड धंदारी कलन मेन स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर 6 स्टेट से ट्रांसफर करते हुए कई ट्रैफिक स्ट्रीम्स को कार्टर करेगा, जैसे ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पावर प्लांट्स के लिए कोल्ड, फिनिश्ड स्टील, फूड, सीमेंट और राजस्थान से लाइमस्टोन को ईस्टर्न कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दोस्तों, कोई भी लंबे प्रोजेक्ट को सेक्शंस या फेज में तोड़ा जाता है। ये जनरली इसलिए किया जाता है ताकि काम तेजी से हो सके। EDFC को भी इसी तरह से 3 सेक्शन में बांटा गया है। EDFC 1343 किलोमीटर लंबी डबल ट्रैक लाइन है, जो खुर्जा से कानपुर के बीच में बनाई जाएगी। इसके बाद EDFC 2 393 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो कानपुर से मुगल सराई तक होगी। और लास्ट सेक्शन यानी EDFC 3 में बाकी काम शामिल होना एक्सपेक्टेड है। हालांकि इन्हें फर्दर ब्रेक भी किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट कई डेंसली पॉपुलेटेड टाउन से होकर निकलने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों कॉरिडोर्स के अलोंग साइड एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। WDFC के अलोंग साइड जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, EDFC के अलोंग साइड भी ऐसा ही एक हाईवे बनाया जाना है। दोस्तों, करेंटली 2 कॉरिडोर्स इंप्लीमेंटेशन में हैं और बाकी 4 अप्रूव्ड हैं। इन कॉरिडोर्स के अलावा खड़गपुर, विजयवाड़ा इटारसी, भूसावल डांकुनी एंड राजखरसवम अंडाल सेक्शंस की फीजिबल स्टडीज 2021 में कंडक्ट होने वाली हैं। इन वास्ट प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा, ऐसा सवाल मन में उठना जरूरी है और इन प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस का ट्रैक होना भी जरूरी है। इंडिया कितना लोन ले रहा है और अपने रेवेन्यू जनरेशन से कितना फंड कर रहा है, ये समझना भी जरूरी है। दोस्तों, फिलहाल ईस्टर्न और वेस्टर्न DFCs का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट $12 बिलियन है, जिसमें से $10.86 बिलियन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और रिमेनिंग लैंड प्रोक्योरमेंट का खर्चा है। इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बायलेटरल और मल्टीलेटरल एजेंसीज से डेब्ट के कॉम्बिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की इक्विटी और PPP अरेंजमेंट से मिलने वाला फंड प्रोवाइड करेगा। EDFC के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1100 किलोमीटर लेंथ फंड करने के लिए एग्री किया है और अकॉर्डिंगली अक्टूबर 2011 में $975 मिलियन का पहला लोन खुर्जा कानपुर सेक्शन के लिए अलॉट किया था।
कानपुर मुगल सराय सेक्शन के लिए दूसरा लोन $1.1 बिलियन दिसंबर 2014 में और थर्ड लोन $650 मिलियन जून 2015 में सैंक्शन किया गया था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 544 मिलियन की इक्विटी फंडिंग मुगल सराय टू सोननगर के लिए दे रही है। इसी तरह WDFC के लिए 4 to 6 बिलियन का लोन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA प्रोवाइड कराएगी और बाकी के खर्चे रेलवे मिनिस्ट्री अपने इक्विटी प्रॉफिट से बियर करेगी। इस प्रोसेस में ओवरऑल 645 बिलियन जापानीज येन का लोन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से कुछ ट्रांचेस 2009 से 2013 के बीच लिए जा चुके हैं। दोस्तों, इन कॉरिडोर को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब स्टेशन मास्टर्स द्वारा ऑपरेशंस नहीं होंगे, जबकि अलोंग द इंटायर लेंथ सिंगलिंग प्रयागराज में स्टेट ऑफ द आर्ट से बने ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर कंट्रोल होंगी। ये दुनिया में इस तरह से सबसे बड़े सेंटर्स में से एक होगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया एंटरप्राइज के चलते फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम के साथ कोलैबोरेशन से ऐसे पावरफुल लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जो 6000 टन तक की फ्रेट ट्रेन्स को 75 to 100 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ा सकेंगे। इन कॉरिडोर से इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर सिग्निफिकेंट फर्क पड़ने वाला है। इंडिया की करंटली लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 15% GDP है, जो ये प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली कम करेंगे और 8% के टारगेट को अचीव करने में बड़ा रोल प्ले करेंगे। इससे ग्लोबल स्टैंडर्ड के बीच का गैप भी कम होगा। दोस्तों, EDFC में ट्रेन ऑन एन एवरेज रोड पर वूपिंग 72 ट्रक्स को कम कर देगी। इससे इंडिया का ओवर क्राउडेड रोड्स और हाईवेज पर लोड तो कम होगा ही, बल्कि रोड सेफ होने के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएंगे। एक एग्जांपल है खुर्जा भावपुर सेक्शन, जो रिपोर्टेडली 2022 से 2052 के बीच CO2 एमिशन को 4.2 मिलियन टन कम कर देगा। इस तरह से रोड्स पर डीकंजेशन से इंडिया बिलियंस ऑफ रुपीज सेव करेगा। WDFC जबकि वेस्टर्न स्टेट्स में पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ गुड्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, EDFC लोअर गंगा बेसिन में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स को रेल ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल तरीके से यूज करने की सहूलियत देगा। जब एक डेडिकेटेड कॉरिडोर सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्ट करेगा तो पैसेंजर ट्रेन्स बढ़ाई जा सकेंगी और पंक्चुअलिटी से लेकर स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाएगा। EDFC में इंडियन गवर्नमेंट $1 बिलियन के अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट के साथ 7 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने का प्लान कर रही है, जो यूपी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन और अदर सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन कॉरिडोर्स के अलावा 4 और कॉरिडोर्स हैं जो जनवरी 2018 में अप्रूव किए गए हैं। ये हैं ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ 2000 किलोमीटर है फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ 2173 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ है 1100 किलोमीटर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा। साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ है 890 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई टू गोवा। ये सभी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया में बनने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की, और हम आशा करते हैं कि इनके बनने के बाद फ्रेट लोड को सेपरेटली कैरी किया जा सकेगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन में पंक्चुअलिटी लाई जा सकेगी और डिले को कम से कम किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।